नमस्कार, मेरा नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूं रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। आपके अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ पढ़ते हुए पंचायती राज से लेकर नगरीय निकायों तक का क्रम इस जो कुछ वीडियोज आने वाले हैं उसके भीतर पूरा करने वाले हैं। हालांकि ये श्रृंखला काफी लंबी चलेगी क्योंकि महज 2-4 वीडियो में ये पूरा नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा करेंगे तो आपके साथ जस्टिस भी नहीं होगा, सब्जेक्ट के साथ भी जस्टिस या न्याय जिसे कहते हैं वो नहीं होगा। तो हम हर एक छोटी बड़ी डिटेलिंग जो चेंजेस हुए हैं वो सब इंक्लूड करते हुए आगे पंचायती राज और उसकी सारी अवधारणा, नगरीय निकाय और उसकी सारी अवधारणा पढ़ने वाले हैं इन वीडियोस के दौरान। तो बिना और समय लिए हम सीधा मुद्दे पर आते हैं और पंचायती राज की इस अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं, उस शब्द को समझने का प्रयास करते हैं जिसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। सबसे पहले आते हैं इस शब्द के 2 हिस्सों पर, नंबर 1 स्थानीय और नंबर 2 स्वशासन। पहले स्थानीय पर बात करते हैं। स्थानीय यानी लोकल। लोकल किसे कहते हैं? आपका गली, आपका मोहल्ला आपके लिए लोकल है, लेकिन गली मोहल्ला तो बहुत छोटा सिनारियो हो गया। थोड़ा सा आप अपने और उस सिनारियो को बड़ा करते हैं। मान लीजिए आप किसी गांव क्षेत्र में रहने वाले हैं, तो आपका पूरा गांव के समूह से बनी हुई ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। इसके अलावा अगर आप शहर में रहते हैं तो आपके शहर का हर एक क्षेत्र, हर एक मोहल्ला मिला करके आपके लिए एक प्रॉपर लोकल एरिया बनेगा। यहां तक क्लियर? ठीक। दूसरा है, इस पूरे क्षेत्र के लिए रूल, रेगुलेशन, आवश्यकताएं, जरूरत, इन सब की पूर्ति करने वाले एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन की। और यहां पर स्वशासन की भूमिका स्पष्ट होती है। स्व यानी अपना, शासन यानी वही संस्था जो ये सारी आवश्यकताएं, ये सारी जरूरत जो उस क्षेत्र विशेष की है उसे पूरा करने, उस जगह पर रूल एंड रेगुलेशंस को पालन कराने के लिए लागू की जाती है। तो स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है लोकल लेवल पर गवर्नमेंट का अरेंजमेंट। इसे प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का अद्भुत नमूना माना जाता है। अब ये एक और कठिन शब्द हो गया, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण को भी समझ लेते हैं। विकेंद्रीकरण का सीधे तरह तात्पर्य यह है, या सीधा सीधा अर्थ यह है कि प्रशासन में छोटी से छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक अलग अलग खंड में शासन को बांट देना, यह विकेंद्रीकरण की अवधारणा मानी जाती है प्रशासन की दृष्टि से देखा जाए तो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। मान लीजिए आपके शहर में प्रदूषण की बड़ी समस्या बढ़ गई और यह प्रदूषण ठोस कचरे का प्रदूषण, उसका निपटारा सही से नहीं हो पा रहा है। तो आप इस बात की अपील क्या सीधे सीधे प्रधानमंत्री से करेंगे? क्या आप इस बात की अपील सीधे सीधे मुख्यमंत्री से करेंगे कि मेरे शहर के कुछ उद्योग जो है, 2-3 उद्योग जो है वो बहुत ठोस कचरा फैला रहे हैं, मेरे घर के साथ साथ कुछ पड़ोसी लोग भी बहुत सारा ठोस कचरा फैला रहे हैं? क्या आप सीधे सीधे ये अपील कर सकते हैं प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से? पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके लिए जरूरत होती है कि आप अपने स्थानीय स्तर के जो स्वशासन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन तक पहुंच बनाते हैं, उन तक पहुंचते हैं और उनसे वो बात कहते हैं, उनसे वो समस्या बताते हैं। यानी आपके लोकल क्षेत्र में, आपके क्षेत्र विशेष में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में उत्पन्न होने वाली समस्याएं, आवश्यकताओं आदि की पूर्ति करने के लिए जो संस्था कार्यरत होती है या जो मॉडल तैयार किया जाता है उसे हम स्थानीय स्वशासन का मॉडल समझते हैं। और समझते हैं गांव के किसी घर में मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ और उस जन्म के बाद जो उस परिवार है उसे एक आयोजन करना है बच्चे के जन्म संस्कार का, छठी का आयोजन। उसके लिए भवन चाहिए। तो भवन के लिए वो क्या मुख्यमंत्री को लेटर लिख देगा कि मुझे, मेरे घर में बच्चे का जन्म हुआ है और एक भवन चाहिए कि मैं छठी कार्यक्रम करने वाला, या वो प्रधानमंत्री को ट्वीट करेगा कि भाई मुझे मेरे बच्चे के जन्म के संस्कार के लिए एक भवन अलॉट कर दीजिए कुछ दिनों के लिए? नहीं है पॉसिबल। इसलिए आप जाते हैं अपने स्थानीय संस्थाओं के पास और उसके माध्यम से यह आवश्यकता पूरी कराते हैं। ये महज छोटे छोटे एग्जाम्पल है, आगे ऐसे काम का एक बड़ा पुलिंदा है हमारे पास जिनको जानना समझना है। बताना ये चाह रहा हूं कि ऐसी छोटी बड़ी जरूरतें जो कि सीधे बड़े स्तर पर पूरी नहीं हो पाती, उनके लिए हमें प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की जरूरत पड़ जाती है, आवश्यकता पड़ जाती है, ताकि हमारे करीब में, बहुत करीब में कोई ऐसी संस्था
कार्यरत हो, कोई ऐसा तंत्र कार्यरत हो जो सीधे सीधे हमसे जुड़ा। मामला समझ में आ गया होगा। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण शुरू होने की अवधारणा के पीछे भी यही रीजन था। विकेंद्रीकरण की जरूरत भी इसी कारण से पड़ी थी। वरना सोचिए, पूरे एक बड़े से देश के लिए सिर्फ एक प्रधानमंत्री होते और उन्हीं के हिसाब से सब कुछ चल रहा होता। लोकल लेवल पर तो बहुत सारी जगहों की बात ही नहीं पहुंच पाती। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए प्रशासनिक विकेंद्रीकरण में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा सामने आई। पर क्या स्थानीय स्वशासन की अवधारणा आधुनिक है, यानी कि हाल फिलहाल में हुआ यह सब कुछ? ऐसा भी नहीं है। क्या देश की आजादी के बाद हुआ? ऐसा भी नहीं है। क्या भारत स्थानीय स्वशासन अंग्रेजों के कारण जान पाया? ऐसा भी नहीं है। भारत में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा तब से है जब से हम एक सभ्य समाज की तरफ बढ़ चले। भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पुराना हिस्सा माना जाता है ऐतिहासिक कालखंड का। इस दौरान भी कुछ संस्थाओं का उल्लेख जरूर होता है, लेकिन हाँ, हम उन्हें स्थानीय स्वशासन की धारणा में नहीं रख सकते। लेकिन उसके बाद का जो दौर आया, जिसमें आर्य भारत पहुंचे और यहां वैदिक युग की शुरुआत हुई, राइट फ्रॉम देयर, वैदिक युग की शुरुआत से लेकर के आज आधुनिक भारत तक स्थानीय स्वशासन एक जरूरी हिस्सा बन चुका है तंत्र का। यानी इसका इतिहास बहुत पुराना है और भारत वाले तो इससे सदियों से परिचित हैं। मैं पहले उस इतिहास की ही बात करने वाला हूं इस वीडियो में, और फिर हम अगले वीडियो में जब पहुंचेंगे तो जानेंगे कि भारत स्थानीय स्वशासन तक अपनी नींव कैसे मजबूत कर सका। तो आज ऐतिहासिक पहलू पर बात करते हुए स्थानीय स्वशासन का इतिहास देखते हैं। प्राचीन काल से ही, मैं एंशिएंट इंडिया पे चला जाता हूं, प्राचीन काल से ही पंचायती राज जैसी व्यवस्था का उल्लेख समय समय पर मिलता रहा है और इसकी शुरुआत आर्यों के साथ ही मिलती है। आर्य यानी वैदिक युग, जिसमें ऋग्वेद और बाकी के 3 वेद जो थे रचे गए, इनको 2 खंड में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उस समय से ही हमें इस तरह की संस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती रही है। मैं संस्थाओं पर आगे चर्चा करूंगा। बहरहाल आप जान लीजिए कि ये तो एक पहला पॉइंट हो गया जो एक कॉमन क्वेश्चन बन के आता है कि भारत कब से परिचित है पंचायती राज जैसी अवधारणा से? ऋग्वैदिक काल से या आर्यों के समय से। नंबर 2, पंचायती राज जैसी धारणा में चुनाव जैसी जटिल पद्धति किस कालखंड से लागू हुई? इसका उत्तर मिलता है चोल काल से। चोल का जो एक पूरा कालखंड रहा है, दक्षिण भारत का एक बड़ा फेमस राजवंश रहा चोल राजवंश, और बहुत शक्तिशाली राजवंश भी। वो राजवंश जिसने विदेशों पर भी अधिकार किया है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, ये सारे चीजों पर, ये सारी जगह पर, इवन श्रीलंका, ये सब पर चोल लोगों का एक समय था कि अधिकार हुआ करता था। ये उसी चोल साम्राज्य की बात हो रही है। उस समय पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव पद्धति का भी एक लेख जो है वो प्राप्त होता है। गांवों में किस तरह से पंच चुना जाए। तो 2 चीज हो गई, चोल काल में पंचायती राज में चुनाव जैसी जटिल व्यवस्था का उल्लेख। परिचित हम कब से हैं? आर्यों के समय से। और तीसरा कॉमन क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज की शुरुआत प्रॉपर कहां से मानी जाती है या स्पष्ट रूप से कहां से मानी जाती है? तो इसका उत्तर जो बनता है वो है लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय 1882 के समय से पंचायती राज की अवधारणा भारत में लागू कर दी गई। इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्या हुआ था ऐसा या क्या चीजें थी वो भी समझेंगे। बहरहाल ये 3 फैक्ट आपको अब तक याद हो जाने चाहिए। हम परिचित हैं आर्यों के समय से, दूसरा चोल काल के समय से हमें पंचायती राज व्यवस्था के गठन के तरीकों के बारे में भी जानकारी मिली थी, चुनाव आदि प्रक्रिया की, और तीसरा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत आधुनिक भारत में, या हम कहें कि भारत में मुख्य रूप से कब से हुई। तो उसका उत्तर बनेगा लॉर्ड रिपन के समय 1882, और इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। ये 3 पॉइंट आपको अगर क्लियर हो गए तो मैं आगे के मुद्दों पर चर्चा करता हूं जो आपके मुख्य परीक्षा में बहुत काम आने वाले हैं। मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बता रहा हूं जहां से आपको पता चलेगा कि प्राचीन भारत में हमेशा से पंचायती राज की अवधारणा मौजूद रही है। शुरुआत करते हैं इसकी ऋग्वेद से। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद माना जाता है, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और एक मानक ग्रंथ माना जाता है, जिसका उदाहरण आज भी लिया जाता है। इसमें 3 संस्थाओं का उल्लेख मिलता है हमें। नंबर 1 सभा,
नंबर 2 समिति और नंबर 3 विदथ। ऋग्वेद में ऐसा तो नहीं था कि कोई बड़ा साम्राज्य हो, कोई बहुत बड़े राजा हो, इस तरह का उल्लेख नहीं है, लेकिन हां एक ऐसी राज व्यवस्था का उल्लेख जरूर मिलता है, एक ऐसी व्यवस्था का उल्लेख मिलता है जो कि क्षेत्र विशेष में अपना वर्चस्व रखती थी या वहां के लोगों के लिए कार्य करती थी। और उस कार्य करने वाले व्यक्ति को, जिसके ऊपर उस कबीले की जिम्मेदारी होती थी, आमतौर पर कबीलाई समाज माना जाता था प्राचीन भारत में। ऋग्वेद काल में लोग कबीले कबीले में रहते थे। उस कबीले का जो हेड होता था या जिसे चुना जाता था, राजा, राजन, अलग अलग शब्द से जाने गए हैं वो, उस व्यक्ति की सलाह के लिए 3 संस्थाएं होती थी, सभा, समिति और विदथ। इसमें सभा और समिति तो उसको डायरेक्ट एडवाइस करती थी या किस तरह का कार्य करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सलाह देती थी। लेकिन जहां बात आती है तीसरी संस्था की, बड़ी जरूरी नजर आती, विदथ। विदथ एक ऐसी संस्था थी जो राजा के चुनने की प्रक्रिया को पूरा करती थी। हालांकि ऋग्वेदिक काल के बाद का जो समय आया, उत्तर वैदिक काल, उसमें विदथ को हटा दिया गया, लेकिन सभा और समिति तब भी जीवित रही। यानी राजा के लिए सलाहकार लोगों की ऐसी टीम जो कि अलग अलग वर्ग से आती थी, अलग अलग जगहों से आती थी। इस चीज को आप बहुत ध्यान रखेंगे। नंबर 2 पर बात करते हैं संस्कृत साहित्य की। साहित्य बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं भारत के इतिहास को समझने का या किसी भी देश के इतिहास को समझने का। संस्कृत साहित्य की अगर बात करें तो एक शब्द मिलता है पंचायतन। पंचायतन, जहां 5 व्यक्तियों के एक समूह की कल्पना की गई है। ये 5 वरिष्ठ जन, ये 5 ऐसे अनुभवी व्यक्तियों का दल होता था जो गंभीर मुद्दों पर, किसी ऐसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर जिसमें डिसीजन ले पाना कठिन हो, मिल करके डिसीजन लेते थे और उनका डिसीजन, उनका जो निर्णय रहता था वो सभी के द्वारा मान्य रहता था। यानी एक ऐसी अवधारणा जो हमारे गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देखने को मिलती है। इसकी शुरुआत युगों पहले से थी। इसके बाद बात करते हैं रामायण की। रामायण बड़ा फेमस महाकाव्य है और सबसे पहला महाकाव्य भी आप इसे मान सकते हैं। इस रामायण महाकाव्य में भी पुर और जनपद प्रशासन का उल्लेख मिलता है। पुर प्रशासन, पुर शहर को या नगर के बारे में कहा गया है। जनपद प्रशासन में यहां ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी कि रामायण में भी नगरीय और ग्रामीण प्रशासन का उल्लेख मिला। साथ ही साथ अगर कहें तो इसी रामायण में जातीय प्रशासन या जातीय पंचायत क्षेत्र का भी उल्लेख मिलता है। हर जाति की अपनी एक पंचायत होती थी, उसका एक अगुआ, एक मुखिया होता था जो सर्वसम्मति से सबके द्वारा मिलकर के चुना जाता था और वो जो व्यक्ति होता था वो अपनी जाति का नेतृत्व करता था। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। बाली और सुग्रीव को अगर आप जानते होंगे तो पहले वानर जाति के प्रमुख के रूप में बाली और बाद में सुग्रीव उसका हेड बना। कैसे आई ये अवधारणा? उस दल ने, उस समूह ने कैसे अपना नेतृत्व करता चुन लिया, अपने लीडर को चुना। और बकायदा उस संघ में, उस समूह में एक वार्ताकार भी था अंगद के रूप में, एक प्रमुख सेनापति भी थे हनुमान के रूप में। ये कैसे पॉसिबल था अगर हम इस विधि से, इस तरीके से परिचित नहीं होते? यानी रामायण के समय से ही, अगर आप इसे एक काल्पनिक किताब भी मान लेना, तब भी इस व्यवस्था का उल्लेख लिखने वाले ने किया ही है ना। अगर आप इन सारे किरदारों को कल्पना ही मान ले तो ये कल्पना के रूप में अगर सामने आई है, तब भी हमें जानकारी थी, तब लिखा जा सका। नंबर 2 पर चलते हैं महाभारत पर। महाभारत का एक बड़ा फेमस हिस्सा है, एक खंड है, शांति पर्व कहा जाता है उसे। शांति पर्व में पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज शब्द नहीं लिखा है लेकिन स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अर्थशास्त्र, जो कि बड़ी फेमस किताब है, कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा लिखी हुई, मौर्य काल की बड़ी महत्वपूर्ण किताब राज व्यवस्था को समझने के लिए। उसके अलावा मनुस्मृति में भी स्वशासन का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक, इतिहास का वो महत्वपूर्ण प्रभावशाली हिस्सा, जब भारत का जो राज्य है वो न सिर्फ भारतीय क्षेत्र तक सीमित था बल्कि विदेशों तक हमने क्षेत्र जीत रखे थे, उस कालखंड के दौरान भी आपको स्थानीय स्वशासन का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ वृद्धों की एक परिषद का उल्लेख मिलता है जो कि अक्सर सलाह देने के लिए बुलाए जाते थे। इसके अलावा गुप्त काल में तो ग्रामपति नाम का एक शब्द मिलता है जो गांव का मुखिया होता था, हेड होता था। इसके अलावा विषयपति नाम का एक व्यक्ति होता था जो जिला या जिला संघ का प्रमुख होता था। विषय कहा जाता था उस समय जिला को, उसका एक प्रमुख होता था। तो कैसे आए ये नाम, ये पद? इसलिए क्योंकि हम स्थानीय स्वशासन को जानते थे, समझते थे। फिर बात करते हैं मध्यकाल में। प्राचीन से अगर मध्यकाल की तरफ आए तो मध्यकाल में एक चीज समझने की जरूरत है। मध्यकाल में स्थानीय स्वशासन था जरूर, लेकिन उसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है स्थानीय स्वशासन को मध्यकाल के दौरान ही हुआ।
मध्यकाल में ग्रामीण व्यवस्था विद्यमान जरूर थी और उसके प्रशासनकर्ता को मुकद्दम या खुद कहा जाता था। यहां आप शब्द देख पा रहे होंगे, मुकद्दम, कई जगह मुकादिम लिखा रहता है। मुकद्दम, मुकादिम या खुद, ये उस प्रशासन का हेड होता था ग्रामीण क्षेत्र में। इसी के देखरेख में ये राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता था और इसी के देखरेख में गांव का जो सारा हिसाब किताब है सब कुछ चलता था। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व की जानकारी रखने के लिए या भूमि आदि की जानकारी रखने के लिए बकायदा पटवारी का पद भी होता था। कई बार कानूनगो शब्द मिलता है अगर आप पुराना इतिहास उठा करके पढ़ेंगे तो ये ग्रामीण प्रशासन का उल्लेख। मध्यकाल में नुकसान होना शुरू हो गया था क्योंकि मध्यकाल में सामंतवादी दृष्टिकोण या जमीन दान देने की जो प्रथा थी, अपने लोगों को, अपने विश्वास पात्र लोगों को, उस कारण से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ स्थानीय स्वशासन तंत्र को। पुराने समय में राजा अपने मुलाजिम से, अपने सेनापति लोगों से खुश हो जाने पर, प्रसन्न हो जाने पर उनकी जो वेतन होता था, उनकी जो तनख्वाह होती थी, उसकी जगह एक पूरे गांव का, एक पूरे क्षेत्र का उन्हें प्रमुख बना देते थे और फिर वो ऑटोमेटिक नेता बन जाता अगर वहां का, तो वो प्रशासन की इस अवधारणा को भूल जाता। वो सोचता कि मैं उस छोटे से क्षेत्र का राजा हूं और जनता से सीधे तौर पर जुड़े ना रह करके वहां राजा जैसा व्यवहार करने लगता और यही दिक्कत शुरू हो गई थी। आधुनिक काल में भी काफी नुकसान हुआ। अंग्रेजों के समय भी अगर देखा जाए तो 1857 तक तो लगातार पतन ही दिखाई देता है स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का। धीरे धीरे स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की समझ विकसित होने लगी और अंग्रेजों को लगा कि अगर हम सबसे निचले हिस्से से प्रशासनिक कार्य करना शुरू करें तो हम सबसे ऊपर हिस्से तक प्रशासनिक कार्य को बेहतर दृष्टि से संभाल सकेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट था, इसकी बेसिकली नींव पड़ी थी 1870 से। हम सीधे सीधे 1882 में पहुंच गए थे, लेकिन चूंकि यहां इतिहास की बात हो रही है तो मैं आपको बिल्कुल क्रम से बता रहा हूं कि कब पहली बार हम इस तरह का देखते हैं धारणा। 1870, लॉर्ड मेयो, भारत के उस समय वायसरॉय थे। लॉर्ड मेयो काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वो व्यक्ति जिनके समय भारत ने पहली बार जनगणना देखी, उस व्यक्ति का नाम लॉर्ड मेयो है। लॉर्ड मेयो जो थे, उनके समय में प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उद्भव होना शुरू हुआ, यानी कि जिम्मेदार लोकल लेवल के जो गवर्नमेंट है उसकी शुरुआत या उसकी नींव पड़ी 1870 में लॉर्ड मेयो के समय। ये संस्थाएं तब सिर्फ उभर रही थी। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर ये फैल गई थी, लेकिन हाँ, एक नींव जरूर पड़ गई थी। शहरी क्षेत्र में, नगर पालिकाओं में, अगर हम शहरी एरिया की बात करें ग्रामीण क्षेत्र के अलावा, तो नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा भी सामने आई। होता यह था कि अंग्रेजों ने, चूंकि वो ये बात समझते थे, 1857 की क्रांति, अगर आप थोड़ा भी इतिहास जानते होंगे, बहुत बड़ा विरोध हुआ था अंग्रेजों का और ये विद्रोह अगर सफल हो जाता तो शायद अंग्रेजों को उसी समय लौट जाना पड़ता। वो एक चीज समझ गए थे कि भारतीयों को अपने साथ लेकर के चलना पड़ेगा अगर इस देश पर राज करना है तो। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट बनाया स्थानीय स्वशासन का, उसमें भारतीयों को भी शामिल करने की बात सोची। और इसीलिए नगर स्तर पर जब नगर पालिका का चुनाव होता तो उसमें कुछ पद भारतीयों के लिए रिजर्व करना शुरू किए, जिसकी शुरुआत 1870 के आसपास से आप देखते हैं। शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा जब सामने आती है। इसके बाद अगर हम बात करें 1882, प्रॉपर शुरुआत हुई स्थानीय स्वशासन की। लॉर्ड रिपन के समय हम पहले भी चर्चा किए, स्थानीय संस्थाओं को पहली बार लोकतांत्रिक रूप मिला। लोकतांत्रिक रूप, यहां सीधे सीधे जनता अपने प्रतिनिधि चुन सके, इसे हम लोकतांत्रिक रूप कहते हैं। लोकतंत्र का यही तो अर्थ है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। ये जो धारणा थी, पहली बार 1882 में स्थानीय स्वशासन में शुरू हुई लॉर्ड रिपन के समय, और इसीलिए हम लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कह देते हैं। तो क्या हुआ था 1882 में? सभी बोर्ड में निर्वाचित गैर अधिकारियों का 2/3। तो देखिए, उस समय बहुत अलग अलग तरह के बोर्ड होते थे। जिला बोर्ड होती थी, राजस्व बोर्ड होती थी, न्यायिक क्षेत्र की एक अलग बोर्ड होती थी। तरह तरह की ऐसी एक संस्थाओं का समूह होता था और उस समूह में कम से कम 2/3 जो सदस्य थे उनको सीधे सीधे जनता के द्वारा चुन करके पहुंचाए जाने की शुरुआत हम 1882 के आसपास से देखते हैं, लॉर्ड रिपन के समय से। साथ ही साथ ये जो चुन करके पहुंचाए गए व्यक्ति होते थे
उन्हीं को यह हक भी होता था कि वो बोर्ड के अध्यक्ष का चयन जो है उसमें भी भाग ले। यानी आप और हम जिनको चुन करके भेजते, उसके बाद उन्हें भी आगे अध्यक्ष चुनने का हक मिलता। यानी इनडायरेक्ट रूप से जनता इन्वॉल्व होती अपने बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव में, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से सदस्य चुनती, अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष के चुनने तक। लगभग ऐसी प्रक्रिया आज भी देखने को मिलती है, जहां पंचायत के लिए चुनाव होते हैं और फिर अध्यक्ष जब चुना जाता है तो वो चुने हुए लोग अपने बीच में से चुनते हैं। यह अवधारणा आगे हम समझेंगे। तो इसकी शुरुआत हो गई थी 1882 से। इसके अलावा 1907 में अगर देखें, 1907 में एक और बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, जब CEH हॉबहाउस, ये पूरा नाम है उनका, CEH हॉबहाउस, आप हॉबहाउस याद रख लें, उनके अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन गठित हुआ। और रॉयल कमीशन जब गठित हुआ तो उसने स्थानीय स्वशासन में पंचायतों के महत्व को बहुत जोर दिया। उसने कहा कि पंचायतों का होना ग्रामीण प्रशासन के लिए बहुत जरूरी है। ये रॉयल कमीशन की बात है, इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस कमीशन ने पंचायती राज की अवधारणा को सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था, तो उसका उत्तर बनेगा रॉयल कमीशन। उसके अध्यक्ष कौन थे? CEH हॉबहाउस। कब? 1907 के दौरान। इसके बाद 1919 का जो सुधार है, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, ये भारतीय संविधान में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। कहते हैं कि आधुनिक भारत में 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, ये सबसे प्रभावी अधिनियम थे। उनमें से जो दूसरा है 1919 का अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसे कहा गया, जिसमें मॉन्टेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड जो है वो वायसरॉय हुआ करते थे। उनके समय जो एक्ट आया, जो अधिनियम आया, उसमें प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है, उसको राज्य सूची का विषय बना दिया गया। अब आप बोलोगे ये क्या नई चीज है यार? स्थानीय स्वशासन अभी तक समझ गए, ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर या नगरीय क्षेत्र का प्रशासन। इसके लिए रूल और रेगुलेशन पहले सीधे केंद्र बनाती थी। अभी देखिए कि तीन तरह की विषय सूची होती है। नंबर 1, केंद्र की सूची, जिसपे कानून सिर्फ और सिर्फ भारतीय संसद बनाती है या केंद्र निर्धारित करती है। नंबर 2, राज्य सूची। राज्य सूची वो जिसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाने का काम करती है, विधानसभा, विधान परिषद के माध्यम से। और नंबर 3, जिसपे कानून केंद्र भी बना सकती है, राज्य भी बना सकती है। इसे हम तीसरे तरह का विषय या हम समवर्ती सूची कहते हैं। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या सेंट्रल लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। इस तरह की 3 लिस्ट होती है। तो राज्य सूची का हिस्सा बना दिया गया 1919 में पंचायती राज की इस अवधारणा को या स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को। कब? 1919 में। किसके समय? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के समय। इसका मतलब अब राज्य को यानी स्टेट को यह जिम्मेदारी दे दी गई कि वो अपने क्षेत्र के सभी ग्रामीण क्षेत्रों, नगरीय क्षेत्रों में पंचायती राज और नगरीय शासन यानी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था अपने कंधे पर उठाए। अब केंद्र इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। ये 1919 में हुआ। इसके बाद अगर बात करें तो संविधान निर्माण का दौर आया। 1935 तक तो ये सब कुछ चलता रहा। संविधान निर्माण में बहुत बातें हुई कि क्या हमें लोकल गवर्नमेंट पर जोर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और गांधी जी के दर्शन को यहां पर ध्यान में रखा गया। गांधी जी कहते थे कि भारत गांवों में बसता है, गांवों में रहता है, इसलिए ग्रामीण स्वशासन की अवधारणा पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आर्टिकल 40 संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 40 में बहुत सोच विचार के बाद इसीलिए पंचायती राज की इस अवधारणा को शामिल किया गया। साथ ही साथ आर्टिकल 246 में स्थानीय स्वशासन संबंधी नियम बनाने या जो भी इसमें चेंजेस हो सकते थे, जो भी प्रवर्तन हो सकते थे, जो भी नई चीजें ऐड हो सकती थी, इसकी जिम्मेदारी दी गई किसे? राज्य सरकार को दी गई। तो आर्टिकल 40 और 246 यहां पर जरूरी है, संविधान के शुरुआत में ही से शामिल कर दिया गया था। इनिशियली भीमराव अंबेडकर जी इससे खुश नहीं थे। उनका मानना था कि भारत अभी नया नया आजाद हो रहा है और अभी ग्रामीण क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में भी प्रशासन की बहुत ज्यादा समझ नहीं है। जब तक वो विकसित नहीं हो जाए तब तक इसे लागू कर पाना संभव नहीं है। ये उनका विरोध था। हालांकि बाद में सारी चीजें ठीक हो गई और ये नियम जो है, अधिनियम जो है, वो लागू हो सके। आखिर ड्राफ्ट तो उन्होंने ही तैयार किया था। तो आर्टिकल 40 और 246 आपको याद रखने हैं। अभी मैं लागू करने के प्रयास पर आता हूं और आपको कुछ चीजें समझाता हूं। 2 अक्टूबर 1952 भारत आजाद हो चुका था और अब हम एक नए भारत की तरफ बढ़ रहे थे। इसी कड़ी में 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम
कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या CDP लागू करने के लिए कदम उठाया गया, इनफैक्ट लागू कर दिया गया। 2 अक्टूबर 1952 को भारत का पहला इस तरह का एक कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया, जिसमें पंचायती राज से जुड़े हुए जो कार्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो सभी इंक्लूड थी, उन सभी का ध्यान रखा गया था। ग्रामीण विकास के लिए जरूरी हर कार्य इसमें शामिल किए गए थे। साथ ही साथ पंचायतों के रोल को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था कि इसमें पंचायती राज जो है या पंचायत जो है वो कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी गांव के विकास में। और इन सब को अगर देखें तो इन सब की प्रेरणा कहां से ली गई थी। अगेन मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बता रहा हूं जो जनरली आप किताबों में मिस कर जाते हैं। इटावा प्रोजेक्ट से, अब ये इटावा यूपी नहीं जाना है आपको, यहां पर यूपी MP नहीं, इटावा जो है वो शहर की तरफ नहीं ले जा रहा हूं मैं आपको। अभी आपको समझना है कि इटावा या ये जगह जो है वो अमेरिका में है, और अल्बर्ट मेयर जो है उन्होंने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया था, जहां लोकल लेवल पर विकास कार्यों की जिम्मेदारी लोकल गवर्नमेंट को दी जाए, इस बारे में सोचा गया था। और यही कॉन्सेप्ट सामुदायिक विकास कार्यक्रम में लाया गया। तो ये किससे प्रभावित है? इटावा प्रोजेक्ट से प्रभावित है। कौन लेकर के आए थे? अल्बर्ट मेयर। और उससे हम प्रभावित होकर के हमारे यहाँ क्या लागू किए? 2 अक्टूबर 1952 को, गांधी जी की जयंती थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP। हालांकि ये बहुत सफल नहीं रही, उसके बाद भी इस पर कार्य करते रहे और फिर 1952 में ही इसका एक विस्तारित रूप लेकर के आए। नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, राष्ट्रीय विस्तारित सेवाएं, पूरी तरह से फ्लॉप रहा। ये राष्ट्रीय विस्तारित सेवाओं को जिस सोच के साथ बनाया गया था वो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन उसके बाद 1957 में ये जो चला आ रहा था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसको एनालिसिस करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। और यहां से वो थॉट शुरू हुआ, वो विचार शुरू हुआ कि पंचायती राज देश के लिए कितनी जरूरी हो सकती है। तो आप इसे एक टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं। इस पॉइंट को बहुत याद रखना है आपको। 1957 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनी। इस व्यक्ति का नाम जरूर याद रखें, आगे बहुत काम आने वाले हैं। अगले वीडियो में हम इन पर काफी चर्चा करने वाले हैं। तो बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में एक कमेटी बनी। वो ये समझाने में सफल रहे कि भारत में एक्चुअल में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की क्या समस्या है, ग्रामीण स्तर पर क्यों हम विकास कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने सरल शब्दों में बताया कि भारत में अभी भी राजनीतिक जागरूकता इतनी नहीं है। गांव में बसा हुआ व्यक्ति या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला कोई व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति, अभी इस तंत्र को समझने के लायक नहीं है। जिस तरीके से चुनाव होते हैं, चुना हुआ प्रतिनिधि की क्या जिम्मेदारी होती है, क्या उसके बाध्यताएं हैं, कैसे हम उससे अपना हक मांग सकते हैं, इसकी समझ नहीं है। साथ ही साथ ऐसे प्रशासनिक अधिकारी अभी तैयार नहीं हमारे पास जो कि इन कार्यों को सही रूप से संचालित कर सकें। साथ ही साथ विकेंद्रीकरण नहीं है, बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर तक बंटवारा नहीं है कार्यों का, और यह एक बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक यह विकेंद्रीकरण नहीं होगा, जब तक प्रशासन अलग अलग भागों में नहीं टूटेगा, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक, तब तक हम पंचायत इस धारणा को या इस विकास कार्यक्रम को लागू नहीं कर सकेंगे। और इसी सोच के साथ उन्होंने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का मॉडल दिया, और इस मॉडल के तहत ये जो स्थानीय स्वशासन की अवधारणा थी उसमें 3 भाग बांटे गए। कौन कौन से 3 भाग? त्रिस्तरीय पंचायत में ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, 3 स्तर की पंचायत का सुझाव बलवंत राय मेहता जी ने दिया। आगे आने वाले वीडियो में मैं क्या क्या पर्टिकुलर सुझाव थे उन पर भी चर्चा करूंगा। बहरहाल आप जान लीजिए कि त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव बलवंत राय मेहता जी ने दिया, और उसके बाद पंचायती राज शासन की नींव पड़ती हुई दिखाई दी 1959 में। विकेंद्रीकरण का यह मॉडल 2 अक्टूबर 1959 1959 याद रखेंगे, राजस्थान के नागौर नाम की जगह से इसे शुरू किया गया। राजस्थान में इस प्रोजेक्ट को जब लागू किया गया या लाया गया, तब शुरुआत में अपनाने में जरूर दिक्कत हुई, पर धीरे धीरे उसी साल के दौरान नवंबर आते आते, अगर आप देखेंगे 1 नवंबर 1959 तक, असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब जैसे राज्य भी इस अवधारणा को अपनाने लग गए थे। ये तो सिर्फ शुरुआत थी।
इसके बाद बहुत कुछ होना बाकी था। इसके बाद बकायदा संविधान में इसके लिए बहस होनी बाकी थी, इसे संविधान में शामिल किया जाना बाकी था। अभी तो सिर्फ ये एक योजना थी, एक कार्यक्रम था, इसे एक्ट, इसे अधिनियम बनना तो भी बाकी था। कैसे बने एक्ट, कैसे बने अधिनियम तक के ये प्रावधान, वो कौन लोग थे, वो कौन से जिम्मेदार व्यक्ति थे जो इस काम को सफल कर सके, कौन कौन सी समितियां इसके लिए बनाई गई और उनके क्या सुझाव थे, अब तक ऐसी और कौन कौन सी समितियां बनी हैं जो पंचायती राज पर सुझाव दे रही हैं, ये हम अगले वीडियो में जानने वाले हैं। तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अगला वीडियो, इंतजार करें अगले वीडियो का, जल्दी मिलते हैं। और हाँ भाई, ये सीरीज अभी लगातार चलेगी, तो जो जुड़ना चाहते हैं, अब तक नहीं जुड़े हैं, वो एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन का तरीका है, उसके साथ जुड़ सकते हैं। ये वीडियो वैसे सबके लिए, मुलाकात करते हैं।